अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान भट्ट। नाजरीन, अगर मुल्क की बात की जाए तो सियासत, मईशत और दहशत गर्दी जैसे मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत और हुकूमती इदारे इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत रंग ला रही है इस पर भी बात करेंगे। अगर बात की जाए सियासी मुहाज की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से बात की जाए तो पहला दौर मुकम्मल हो चुका, दूसरा दौर अब जनवरी 2 को मुकम्मल होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के साथ पेश होगी और अपने मुतालबात भी सामने रखेगी। मईशत की बात की जाए तो मईशत के दावे तो किए जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, जो रुपया है वो मुस्तहकम है। क्या इसके समरात अवाम तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं? और अगर दहशत गर्दी की बात की जाए तो दहशत गर्दी के हवाले से भी मुल्क इस वक्त दो चार है और इस मसले से निमटने के लिए तगोदो की जा रही है। गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, जिसमें यह भी कहा गया कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और एक दहशत गर्दी जैसे नासूर पर सियासत को छोड़कर इसको मुल्क से भगाना होगा। अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी इस मामला पर बात करते हैं। आमिर मुगल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और परवेज सुंधेला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आमिर मुगल साहब, पहली आपकी जानिब आना चाहूंगा, सियासत के हवाले से ही अगर बात शुरू की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं वो पहला दौर मुकम्मल हो चुका है और अगला दौर अगले साल 2 जनवरी 2025 को होना है, जिसकी तस्दीक की जा चुकी है। ये बात की जा रही है राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कि जो कमेटियां बनी हैं वो नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जानिब से जो बनी है उन पर एतमाद किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इन मुज़ाकरात से अच्छा समर हासिल होगा। क्या लगता है मुज़ाकरात में जो आपका मौक़िफ़ है, आपके जो मुतालबात हैं, हुकूमत उनको तस्लीम कर लेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुज़ाकराती कमेटी के मुस्तक़बिल के बारे में उम्मीद तो ज़ाहिर अच्छी की रखनी चाहिए, लेकिन जब कोई इस पर रिस्पांस हमें कोई बाकायदा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक तो हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप हमें लिख के अपने मुतालबात दें। जो हमारे मुतालबात ज़ुबानी है वही हमने लिख के देने हैं कि 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के जो वाक़यात हैं उन पे आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो और जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो अगर तो इस गवर्नमेंट की, इस हुकूमत की कोई दिलचस्पी हुई मामलात को आगे लेके जाने पे और अगर उन्होंने कोई इस पे कोई हमें कंसर्न शो किया तो उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि मुल्क को इस जमूद से निकाला जाए, इस बंद गली से निकाला जाए और हम आगे की तरफ का सफ़र शुरू करें। अब ये डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है कि वो कितने संजीदा है हमारे मुतालबात मानने में, क्योंकि हमारा मुतालबा ना कोई गैर आईनी है ना कोई गैर कानूनी है। हम एक बड़े फेयर तरीके से 9 मई का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे है और 26 नवंबर का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे है, तो हम ये कहते हैं कि दोनों मामलात एक ही जुडिशल कमीशन में जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर 3 जजेस हों या पूरा फुल कोर्ट भी बना दें और ताकि वो इन मामलात को देखें और हम आगे की तरफ बढ़ सकें। तबरेज सुंधेला साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तबरेज साहब, जिस तरह से आमिर मुगल साहब बात कर रहे हैं कि उनके जो कंसर्न्स हैं नवंबर का वो हुकूमत पर है और 9 मई का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, इन दोनों वाकयात की जुडिशल कमीशन के हवाले से और एक कमीशन बनना चाहिए जो कि तहकीकात करे। क्या लगता है जो कि DGISPR ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें जो तमाम मुजरिमान हैं, जो 85 मुजरिमान जिनको अभी तक सजाएं हो चुकी हैं, क्या वो कसूरवार नहीं है इनके मुताबिक? फैजान भट्ट साहब, परवेज संधीला है। अच्छा, मैं बिल्कुल जी, वो अपोजिशन जो अपने मुतालबात लेकर हुकूमती टेबल पर जा रही है उस पे जाहिर है हुकूमत भी बैठेगी और जब दोनों तरफ से सीनियर लोग बैठेंगे, जो कमेटी बैठेंगे, उसमें जो डिस्कशन होंगी उसके बाद ऑफ कोर्स कोई ना कोई अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग आएंगे उनको ये मैंडेट हासिल हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना, क्योंकि आपको पता माजी की जो तारीख है उसमें यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मुज़ाकरात करने के लिए आते थे, वो चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली होते थे या उसके अलावा कोई दूसरे और बड़े वज़रा होते थे, तो वो एंड ऑफ डे पे जाकर इमरान खान साहब जो है उनको 1 सेकंड में उड़ाकर रख देते थे। तो अब भी देखना यह है कि क्या वो सीरियस फन है उसमें या ऐसी चीजें जिसपे वो मुतालबात। अब देखें ना, 9 मई जो है उस पर तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में 9 मई के 90% मुजरमान को सजाएं हो चुकी हैं, सिर्फ उसमें मास्टरमाइंड रहते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आप ये देखें कि 9 मई में जिन मुजरमान को सजाएं हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा दरीना मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो हमें सीसीटीवी वीडियो दी जाए। तो अब एक वीडियो भी रिलीज हुई है 15-18 मिनट की, जिसके अंदर जिस मुजरम को सजा दी गई है
उसकी वल्दियत के साथ, उसकी सजा के साथ, वो जिस जगह पे इंतशार फैला रहा था वो वीडियो भी वहां पे साथ लगाई गई है कि किसी को ये शक ना रहे कि जिसको सजा दी गई है वो उस वीडियो में मौजूद है, और जिस वजह से और जिस जगह पे है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो मियां वाली में है, चाहे वो फैसलाबाद में है, चाहे वो लाहौर में मौजूद है, वो तो मेरे ख्याल में अब चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया, उसके बाद तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्जाम हमेशा लगाया करती थी ये 9 मई जो है ये किया कराया सारा कुछ फौज का है और नून लीग का है। ये तो बड़े खुश होने चाहिए इनको, जान छूटी इनकी, क्योंकि जो मुजरमान थे जो नून लीग के थे या फिर फौज ने जो 9 मई कराया था, तो फिर 9 मई के जो मुजरमान है वो फौज के अगर अपने हैं और फौज ने करवाया था तो उनको सजाएं हो गई हैं। वहां पर तो मेरे ख्याल में चैप्टर क्लोज हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उस पर तो कुछ रहता ही नहीं है। और हाँ, एक चीज है, अभी कुछ मुलजमान हैं जो आने वाले वक्त में जिनको कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है ये सब कुछ करवाने वाले, उनके बारे में जहां तक 24 और 26 नवंबर वाला वाकया है, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना झूठ इस पे बोला है, जितनी लाशों की सियासत इस पे की है, कहां 278, कहां 3 पे और कहां 12, और कहां इस्लामाबाद की लाल सड़कों की तस्वीरें लगाकर पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कि बड़ा जुल्म सितम हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए। और अगर जुडिशनल है तो वो भी इनका शौक पूरा कर देना चाहिए। तो ये असला लेके किस तरह आए, किस तरह इन्होंने झूठ बोले, किस तरह इन्होंने लोग पिम्स हॉस्पिटल की छत पर लाशों को तेजाब में डालकर, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या गिद्धों की तरह अपने ही लोगों को खाने। हाँ, उन 12 लोगों में से घरों के सिर्फ 2 लोगों के घरों पे अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है, ना किसी का पोस्टमार्टम हुआ है, ना किसी की रिपोर्ट हुई है। तो ये होना चाहिए, मैं इस हक में हूं और आबिर मुगल की आवाज के साथ आवाज में। परवेज साहब, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि हुकूमत भी मुज़ाकरात करना चाहती है और PTI के रहनुमा भी दीगर बातें कर रहे हैं, अगर बात की जाए उमर अयूब की बात की जाए जो कि अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर की बात की जाए, तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो एक वो कौन सी चीज़ है जो मुज़ाकरात को होने नहीं दे रही है? क्या इनके मुतालबात वो हैं जो कि मानने से हुकूमत इनकारी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रुकावट है हर मामले में। मैं आपको बता दूं, इस मुल्क की तरक्की में वो रुकावट है, इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम में वो रुकावट है, इस मुल्क के एटॉमिक प्रोग्राम जो है उसमें रुकावट है, हर चीज में वो रुकावट है। जिस दिन उन्होंने अपना रवैया सियासतदानों वाला कर लिया, जिस दिन उन्होंने अपना रवैया जमहूरियत पसंद वाला कर लिया, जिस वक्त उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों के भी तस्लीम कर लिया, ये तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा अगले किसी प्रोग्राम में महीने आध महीने के बाद फिर अगर आमना सामना हुआ आमिर मुगल साहब के साथ, तो ये बात साबित हो जाएगी। जहां पे भी रुकावट होगी इमरान खान के रवैये की वजह से रुकावट होगी, और कोई वजह नहीं है, कोई रुकावट हो सकती। देखें, ये दोनों जमातों में जो बहुत सारे लोग हैं वो दूसरी जमातों से जो आए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शामिल हैं, वो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हैं, चाहे वो उनको लाया गया, चाहे वो नून लीग से, चाहे वो काफ लीग से, जमहूरी लोग हैं, उनको पता है एंड ऑफ डे पे मामलात जो है वो टेबलों पर बैठ के ही हल होने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई रुकावट होगी। जब भी रुकावट होगी, जहां भी रुकावट होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो रुकावट बनेंगे, इसके अलावा मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती। ठीक है आमिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी परवेज साहब की, वो कह रहे हैं कि जब भी रुकावट होगी वो बानी चेयरमैन के जानिब से ही होगी। राना सनाउल्लाह ने भी अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की, उनका कहना था कि अगर मुतालबात करने हैं तो जिस तरह से माजी में मुतालबात माने गए या मुज़ाकरात हुए, बीबी शहीद के उन्होंने गुफ्तगू किया, और नवाज शरीफ का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि जब वो डॉक्यूमेंट फाइल हुआ, जब वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, तो तमाम तलखियाँ और तमाम जो माजी में गलतियाँ की गई थी दोनों जानिब से, उनको भुलाकर मुल्क के लिए आगे बढ़ा गया। क्या ये मुतालबा आप मान लेंगे कि माजी की गलतियां माफ की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी और नून लीग की भी, अगर आपस में कुछ तलखियां उनको भुलाकर मुल्क को आगे लेके जाना है तो मुज़ाकरात हों? देखिए, माजी की और गलतियां तो हम बुलाने को तैयार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम माजी की तलखियां और गलतियां नहीं बुलाएंगे ये मुल्क, ये माशरा, ये कौम आगे नहीं चल सकते। लेकिन जो माजी के जराइम है उन पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि माजी के जो जराइम है वो सामने तो आने चाहिए ना। अभी मोहतरम संदेला साहब ने बड़ी तफसील से बात की 9 मई पे भी और 24 या 26 नवंबर पे भी। तो सबसे पहले तो मैं इनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि CCTV फुटेज नहीं जारी की गई 9 मई की। ये CCTV फुटेजेस नहीं है जो आपने एक वीडियो देखी है 15 या 18 मिनट की, ये वो वीडियोस हैं जो वहां पे मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों से बनाई। अब कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़ा होकर मुजाहरा करना, जिसे जना हाउस अब कहा जाता है, जो पहले कौम को पता ही नहीं था वो जना हाउस है, या GHQ के बाहर मुजाहरा खड़ा होकर करना, ये और बात है, और उस पर हमला करना ये
और बात है, आपने साबित करना है किसी ने हमला किया है। फिर दूसरी बात है कि इसमें पिक एंड चूज वाली बात है, जब सीसीटीवी सामने आएगी तो पता चलेगा ना कि हमला इनिशिएट किसने किया था, कौन उसके अंदर घुसा था, आग किसने लगाई थी, अंदर से सामान उठा के कौन भाग रहा था। तो ये इतना सादा मामला नहीं है संधेला साहब कि आप अपनी मर्जी के लोगों को टार्चर करें, उल्टा लटकाएं, उनके नाखन निकालें, उनके एतराफी बयानात जारी करें, अपनी मर्जी की वीडियो फुटेजेस जारी कर दें। आप सीसीटीवी फुटेजेस जिस दिन सामने लेके आएंगे, दूध और दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि 9 मई किया किसने था और इसका पीछे मास्टरमाइंड कौन था। हमारा और आपका देखें, हमारा मौक़िफ़ एक है। क्या मौक़िफ़ है जी? 9 मई का जो मास्टरमाइंड है उसे सजा दी जाए। क्या मौक़िफ़ है जी जिसने जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस जलाया उसको सजा दी जाए। तो जब हमारा और आपका मौक़िफ़ एक है तो उस मौक़िफ़ तक पहुंचने के लिए कि इसका मास्टरमाइंड कौन था और उसको जलाया किसने था, तो इसके लिए हमें एक आज़ाद जुडिशियल कमीशन चाहिए जिसमें ये जाके पता चले कि ये इसका मास्टरमाइंड। अभी तक तो जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से सबूत पेश किया गया है बड़ा मज़ाक का खेज है, उसे हम लतीफ़ा कह सकते हैं कि 3 लोग थे जो पुलिस वाले, जब उनसे ये हाई कोर्ट में पेश किया गया, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, जब उनसे पूछा कि बताएं कि इमरान खान कैसे इसमें शामिल थे एज अ मास्टरमाइंड, उन्होंने कैसे इसको लीड किया, तो उन्होंने कहा जी वो 3 पुलिस वाले थे। जब ज़ुबान बाग में मीटिंग हो रही थी, एक टेबल के नीचे घुसा हुआ था, एक पर्दे के पीछे खड़ा था और एक सोफे के पीछे छुपा हुआ था, और उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब किसी आज़ाद कोर्ट में जब 9 मई के केसेस आएंगे तो इसी तरह वो उठा के तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। आप अगर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट करेंगे जहां किसी को एक्सेस नहीं होगी, ओपन ट्रायल नहीं होगा, पता नहीं है सजा देने कौन है, सजा लेने वाला कौन है, गवाह 105 छोड़ के 1005 लोगों को भी सजा दे सकते हैं। बाकी हैं आप ठीक है आमिर मुगल साहब, गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आमिर मुगल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ और परवेज सुंधेला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दहशतगर्दी और सियासत और मईशत के हवाले से बात की जा रही है। सियासत के ऊपर मुज़ाकरात किस तरह से किए जाने हैं, दोनों रहनुमाओं का ये इत्तेफाक है कि हुकूमत जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी बनाई गई है वो मुज़ाकरात करे। अगर मईशत के हवाले से बात की जाए तो मईशत भी स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से बात की जाती है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मईशत के हवाले से ही अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस बात को जो है वो सेकंड कर चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब थी, लेकिन अब उसमें मुस्तहकम आ चुका है, इस्तेहकाम आ चुका है, लेकिन बेहतर नहीं हुई है। परवेज साहब, इस कमेंट को आप कैसे लेते हैं? ये विन विन सिचुएशन है जब आपका मुखालिफ आपकी तारीफ कर दे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिवालिये के करीब थी, लेकिन इस हुकूमत ने उसको इस्तेहकाम की जानिब लेकर गए हैं, लेकिन बेहतरी नहीं आई है, ये उनका कहना है। देखिए सर, वो तो फिर वाटा वाली बात ही होगी ना अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूं कि इमरान खान साहब का ये कह देना या ये मान लेना, क्योंकि जाहिर उनके पास शायद इसके अलावा कुछ स्वाद चारा भी नहीं है, कि पाकिस्तान को जिस हालात में इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, इसकी सबसे बड़ी इमरान खान साहब खुद गवाही है। उनके वो वीडियो बयानात, उनके वो जो खताबात हुआ करते थे यूट्यूब पर, जिसमें 3 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा था कि उनको जब तहरीक आदम इस बात की सूरत में हुकूमत का हाथ धोना पड़ा था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका, उस वक्त श्रीलंका वाला हादसा हुआ था तो श्रीलंका बनने के बिल्कुल नजदीक है, 2-3 हफ्ते तक श्रीलंका बन चुका होगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका होगा। ये उनके अपने बयानात होते थे उस हुक्मरान के जिसने 3.5-4 साल इस मुल्क पर हुकूमत की और एक सूबे पर 8 साल 9 साल उस वक्त वो हुकूमत कर चुका था। फिर शहबाज शरीफ साहब जब आए, उन पर इल्जामात लगे कि उन्होंने मतलब कि ये मुश्किल वक्त क्यों लिया, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से एक बहुत बड़ी मज़ाहमत आई कि आप जाहिर है उस वक्त ये कहा गया कि मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इमीडिएटली आप इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि इसके हालात ये हैं कि ये किसी भी वक्त बैंकरप्ट हो सकता है। अपनी सियासत को खतरे में डाला और अपने मुल्क को बचाया, और इसकी गवाही आज इमरान खान साहब दे रहे हैं। अच्छा, जहां तक वो कह रहे हैं कि मैशियत को तो संभाल लिया, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि मैशियत को संभालना एक पहला काम था, तरक्की करना उसके बाद अगला काम है। अगर पहले स्टेप में वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त शामिल है और ये माजी में कर चुकी है, 1998 के जो हमारे वो जो धमाके किए थे ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी दुनिया हमसे मुंह मोड़ चुकी थी, लेकिन हम नाकाम नहीं हुए थे, हम कामयाब हुए थे। उसके बाद उससे पहले भी नवाज साहब के द्वार है। फिर 2013 में देख ले, उस वक्त जो दहशतगर्दी के हमें मामला थे, उस वक्त जो बिजली के मसाइल थे, उस वक्त कराची के हजलात थे, उस वक्त आपके जो बयाना उस वक्त तो आपके जो वजीरस्तान था वहां पे जो हालात थे, पाकिस्तान को उस वक्त में निकाल लिया। तो फिर इस्लामाबाद में धरने के दौरान जो हालात थे, तो
अभी भी इमरान खान साहब की इस बात को आगे लेकर चलते हुए इंशाअल्लाह ताला मैशत को संभाल लिया, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, रोजगार भी मिलेगा, घर भी मिलेंगे, काम भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला दूसरे मुमालिक से ये तरक्की देखते हुए बहुत ज्यादा सरमायाकारी आएगी, ग्वादर भी उठेगा, कराची भी चमकेगा और उसके अलावा आप देखेंगे CPEC 2 शुरू होने के बाद पूरे मुल्क में तरक्की की जो अब रेल पेल होगी इंशाअल्लाह। आमिर मुगल साहब, आप इस बात से निगेट कर रहे हैं जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये अगर गुफ्तगू की है तो ठीक की है। आप कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने ये गुफ्तगू नहीं की? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, संदेला साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी है। खान साहब ने जब बयान दिया ही नहीं है तो फिर ये तकरीर इनकी बेमानी हो जाती है। मैं थोड़ा सा जो संदेला साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि चूंकि जब तक इमरान खान अपना रवैया ठीक नहीं करते तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते, जब तक इमरान खान अपने अंदर तब्दीली नहीं लाते तब तक ये जो मुल्क में हिजान की कैफियत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो संदेला साहब तो दूसरे लफ्जों में मान रहे हैं पावर इमरान खान की कि आपने उसको जेल में बंद किया, 1.5 साल से उसकी तस्वीर देखने पे पाबंदी है, उसकी तहरीर लिखने पे पाबंदी है, उसकी तकरीर सुनने पे पाबंदी है, अवाम से आपने उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल भी नहीं दे रहे, उसको अदालतों में भी पेश नहीं किया जाता, अदालतें चल के जेल में चली जाती हैं और पता नहीं किस किस्म के ट्रायल हो रहे हैं, इतनी स्पीडी ट्रायल हो रहे होते हैं कि जजेस अपनी छुट्टियां खत्म कर देते हैं, दिन रात 24-24 घंटे ट्रायल होते हैं, झूठे मुकदमात में उनको सजा दी जाती है। तो अगर 1.5 साल बाद भी उसको अवाम से डिस्कनेक्ट रख के भी आज परवेज संदेला साहब या नून लीग ये बयान दे रही है कि इमरान खान जब तक अपने आप को बेहतर नहीं करता है, जब तक इमरान खान नहीं चाहता इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, तो ये तो आप बहुत बड़ी अपनी बेबसी और नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। ये तो आप मान रहे हैं कि वो जेल में बैठ के भी उसका कद इतना बड़ा हो चुका है कि ये पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, ये पूरे जितने सियासतदान उसके खिलाफ हैं या उनकी सरपरस्ती करती हुई जितनी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अब उसके घुटनों के बराबर भी इनका कद नहीं रहा, इतना बड़ा उसका कद हो चुका है। बाकी मेरे भाई ने बड़े खूबसूरत मंजर कशी की है जी कि मुल्क आगे जा रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है। भाईजान मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो 2 जमा 2 4 बताएं। पेट्रोल इमरान खान के जब मुल्क के हालात बुरे थे तब 150 था, पेट्रोल पौने 300 पे चला गया है। जब इमरान खान के वक्त हालात बुरे थे उस वक्त जो डॉलर था वो 186 था, अब 282 पे चला गया है। जब इमरान खान के वक्त हालात बुरे थे। आमिर साहब, नून लीग वाले तो ये कहते हैं जो IMF का प्रोग्राम है वो आपने रोक रखे था और जब इंटरिम हुकूमत आई उसके IMF के प्रोग्राम में जाना था जिसकी वजह से मुल्क की मईशत दिवालिया होने के करीब थी। सुन लेना, अब 2.5 साल उसी का रोना रोते रहेंगे। 2.5 साल किया क्या ये बताएं। ये आप बात कर रहे हैं 9 अप्रैल 2022 की, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2.5 साल में जो ये कह रहे हैं कि इतना हमने मुल्क को संभाल लिया है, हमने पता नहीं अपनी रियासत की खातर सियासत कुर्बान कर दी है, तो भाई हमें रेट तो बताएं ना। आप हमें बताएं, पेट्रोल नीचे लेके आए, आटा नीचे लेके आए, चीनी नीचे लेके आए। आप संदेला साहब जवाब दें। वो कह रहे हैं कि मुल्क 2.5 साल आपके पास है, इंटरिम हुकूमत की बात की जाए, अभी जो हुकूमत है उसमें हमारे दौर में बिजली 16 से 20 रुपए यूनिट थी, आप 60 से 80 रुपए यूनिट पे ले गए। हमें ये बताएं, आप अच्छे खूबसूरत मंजर कशी ना करें कि आपने पता नहीं क्या कर दिया। हमें ये बताएं कि आमिर भाई आ जाए। आमिर भाई सुन लें, आपकी बात, आपका मैसेज अब सुन लें। मैं बताता हूँ, आप जो जिस डॉलर को 182 बढ़िया फखरिया अंदाज में पेश कर रहे हैं ना, वो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 145 रुपए से जरदारी साहब से लेके पूरे दूरे हुकूमत में 100 रुपए का रखा था, जिसको आप लोग 182 रुपए पे लेके गए थे। 65 रुपए का पेट्रोल था जो 100 रुपए से नवाज शरीफ 65 रुपए पे लेके आया था। उस 65 रुपए वाले को आप 100, 150, पौने 200 पर लेकर गए थे। उसके अलावा जो मैशत आपने हाल किया था, और उसके बाद फिर IMF के प्रोग्राम, फिर जब जलसे जुलूसों में आप लोगों ने खड़े होकर जो हरकतें की, और उसके बाद जो आपने मुल्क को जिस नहज पर लेके गए, ये सब उस वजह से हुआ है। अभी तक आप इस हुकूमत ने, जब से ये हुकूमत ने अपना इक़्तिदार संभाला है, 170-72 रुपए पे डॉलर है, वो फिक्स है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगले फेज में इंशाअल्लाह ताला तो 150 पे भी आएगा और 125 पे भी आएगा। देखें ये सारा कुछ जो हुआ है ना। अब मुझे ये बताएं, बिजली का यूनिट 5 रुपए 90 पैसे का नवाज शरीफ के दौर में नहीं था, जब इमरान खान अपने इक़्तिदार संभाला है। तो सरकार अगर पिछली बातें करेंगे तो फिर तो आप लोग ही मुजरिम है आज इस सारे हालात के। और एक बात, दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना, इमरान खान का कद बहुत बड़ा नहीं। सरकार, इमरान खान का कद बहुत बड़ा नहीं है। इमरान खान के मालिक बहुत बड़े हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हों चाहे वो इंग्लैंड वाले हों। जिनका इमरान खान के लिए पालक है ना, जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया था, वो बड़े तगड़े हैं।
वो इस मुल्क में सुकून नहीं होने देते। आप मुझे परवेज साहब इसी से अगर गुफ्तगू की जाए, बिलावल भुट्टो ने जो स्पीच की है उसमें उनका कहना था कि इमरान खान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान के जो एटमी मिसाइल है और पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जिसके ऊपर तजर्बे किए जाते हैं वो निशाना है बैरूनी मुमालिक का। इस पे क्या कहेंगे? मुझे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ बातें करते हैं, जो उसको खत्म करने की बातें करते हैं, जो पाकिस्तान के मिसाइलों को खत्म करने की बातें करते हैं, वही लोग इमरान खान के हक में बात करते हैं। आप ये देखें, क्या आपने देखा कि पाकिस्तान किसी दुनिया के इस्लामी ममालिक की तरफ से इमरान खान के बारे में कोई ऐसा बयान आया हो? नहीं आया होगा। आपको कहां से बयान आएंगे? इंग्लैंड से आएंगे। आपको कहां से बयान आएंगे? अमेरिका के आएंगे। और किन लोगों के आएंगे? जो हमेशा पाकिस्तान के वजूद की मुखालफत करते हैं। तो आप इससे नफी कर लें कि वो इमरान खान का कद इतना बड़ा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इंग्लैंड में था। उन्होंने बताया कि पुत्र सानू 20 के एक दफा इजाजत मिलन दी होती थी, तो एक दफा फोन करने की इजाजत होती थी। और यहाँ पे जो इमरान खान साहब डेली रंगबाजी कर रहे होते हैं जेल में, डेली उनको जो मिलाया जा रहा है, डेली उनके जो बयान चला रहे हैं, डेली वो जो अपने वकीलों से मिल रहे हैं, अखबारी नवीसों से मिल रहे हैं। और जनाब ये सहूलत किस सियासी लीडर को थी माजी में? जिस किस्म की सहूलतें एंजॉय कर रहे हैं ये माजी में, पंखे उतार देना, एसी उतार देना, घर से खाना ना देना, ये किसने कहा और कहां खड़े होकर कहा हुआ? तो इंसाफ किया करे। इमरान खान का कद इतना बड़ा नहीं है। हाँ, उसको लाने वालों का, जिनका वो असासा है, उनका कद बड़ा है। वो ये सब कुछ करवाते हैं और मोहरा इमरान खान साहब है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने देना। इसके अलावा इमरान खान की क्या कामयाबी है? आप ये बताएं ना कि उन्होंने 4-4.5 साल में मुझे उनको प्रोजेक्ट बताए। मुझसे नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट मैं मुझसे पूछे इंशाल्लाह। ठीक है परवेज साहब, इसी गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापसी पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले परवेज सुंधेला साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान मोहरा हैं और जो निशाना है पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये पावर मौजूद है। अगर बात की जाए, अब से कुछ देर पहले भी गुफ्तगू की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, उनका कहना है कि जब भी हम तनकीद करते हैं वो मुल्क के ऊपर तनकीद नहीं है, वो सियासी मुखालिफिन पर तनकीद होती है, लेकिन उसको रंग दे दिया जाता है कि मुल्क पर तनकीद की जा रही है। आमिर मुगल साहब, आप इस बात को किस तरह देखते हैं? अगर उनकी तनकीद इस तरह की नहीं है तो कैसे कोई शख्स जो है वो इस चीज को मोल्ड कर सकता है कि मुल्क के खिलाफ बात की जा रही है? अभी जिस तरह से परवेज सुंधेला साहब ने बात की कि इमरान खान साहब का कद बड़ा नहीं है, उनके हैंडलर्स का कद बड़ा है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल प्रेशर की तो वो बहरहाल मौजूद है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अगर इमरान खान की रिहाई हो भी जाती है तो क्या वो अंडर डेट नहीं रहेंगे इमरान खान, और उनकी जो बात नहीं मानी जाएगी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बेहतर नहीं है? देखें जी, फैजान साहब बड़ी दिलचस्प बात की है संधेला साहब ने। इन्होंने कहा है कि इमरान खान का कद बड़ा नहीं है, उसके हैंडलर्स का कद बड़ा है। असल में मसला ये है कि जब इन्होंने देखा इमरान खान पे 2-2.5 साल में सारे केसेस करके देख लिए, वो झुका नहीं, बिका नहीं, भागा नहीं मुल्क से छोड़ के, उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई अपने वर्कर्स को छोड़ के रातों रात भाग के नहीं गया, बल्कि अभी वो यही कहता है पहले मेरे वर्कर्स की रिहाई की बात करो फिर मेरी रिहाई की बात होगी। जब इन्होंने देखा कि अब इमरान खान की रिहाई का वक्त करीब आ चुका है, सारे केसेस उस पर झूठे साबित हो चुके हैं, चाहे वो साइफर का केस है, चाहे वो तोशा खाना का केस है, चाहे वो झूठा उसको बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की बल्कि इस्लाम की तारीख का घटिया तरीन केस, इद्दत केस बनाया गया, तो अब इन्होंने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है कि जी अब चूंकि इमरान खान के हक में मगरबी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं तो इमरान खान जो है वो उनका एजेंट है। अच्छा चले आपकी बात मान लेते हैं जी थोड़ी देर के लिए संधेला साहब, ये कैसा एजेंट था? आमिर भाई मुझे एक जरूर बताएं, आलमे इस्लाम का लीडर था इमरान खान, आलमे इस्लाम से आवाज क्यों नहीं कही जैसे उठ रही? सुन लेना संधेला साहब, मैं आपकी सारी बातों का जवाब तसल्ली कराऊंगा आपकी इंशाल्लाह। अच्छा बात यह है कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान अगर इन सब का आप कह रहे हैं कि वो सपोर्ट करते हैं तो उसकी मुंतखब हुकूमत गिरा दी, वो मदद को नहीं आए, उसके ऊपर कातलाना हमले हो गए, वो मदद को नहीं आए, उसको सजा पे सजा होती रही, वो मदद को नहीं आए, उसको इलेक्शन में नाअहल करार दे दिया गया, इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, वो मदद को नहीं आए, उसकी पार्टी से निशान छीन लिया गया, वो मदद को नहीं आए, उसकी पार्टी का मैंडेट छीन लिया गया, वो मदद को नहीं आए। कोई खुदा का खौफ करे संधेला साहब, ये नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जो नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान शायद जो है वो मगरबी दुनिया की आंखों का तारा है और वो इसको इमरान खान को सपोर्ट करने आ रहे हैं। भाई देखिए बात यह है कि जब एक शख्स को आप
2-2.5 साल से जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है। उसके लिए आवाज पूरी दुनिया से उठ रही है। उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज उठती नजर आती है, आपको लंदन से भी आवाज उठती नजर आती है, आपको अमेरिका से भी आवाज उठती नजर आती है। उसके लिए तो यूएनओ भी बोल पड़ता है। तो इसलिए अगर इमरान खान इसराइल का भी नाम है अमर भाई, इसराइल का नाम, इसराइल की पार्लियामेंट में उनका भी नाम है। नहीं, इसराइल ने कोई आवाज नहीं उठाई इमरान खान के लिए। उनकी पार्लियामेंट में क्या बात कर रहे हैं सर? ना करें सर, आप कोई आवाज नहीं उठाई। सुन ले ना परवेज साहब, गुफ्तगू मुकम्मल करने दें आमिर मुगल साहब को। देखिए, बात यह है कि मौलाना अजमल कादरी साहब का बयान एतराफी मौजूद है, वीडियो भी आपने सुनी होगी कि नवाज शरीफ के दौर में उनको इसराइल भेजा गया था तलकार ठीक करने के लिए। तो वो मौलाना अजमल कादरी साहब का बयान अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, वो आप जरा गौर से सुन लें। उनको नवाज शरीफ दौर में भेजा गया था अजमल कादरी साहब को सरकारी तौर पे, तो इसराइल से तलकात आपके होंगे। अब बात यह है, जो इन्होंने मिसाइल प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश की है बिलावल जरदारी साहब ने, सबसे पहली तो बात है तहरीक इंसाफ का उस पर बिल्कुल साफ मौकफ है, जो ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो अमेरिका की तरफ से हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ मसला है, ये पाबंदियां खत्म की जाए। लेकिन साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये इन दोनों पार्टियों की नाकामी है कि आपने 2-2.5 साल जिस रजीम के साथ मिलके, बाइडन इंतजामिया के साथ मिलके आपने पाकिस्तान में जुल्म सितम किया, उनके कहने पे, उनकी मर्जी से, उनकी मुशावरत से, उनकी सरपरस्ती से, जाते जाते वो आपको उसका ये रिजल्ट दे के जा रहे हैं कि आपके मिसाइल प्रोग्राम पे भी पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये नाकामी है इस गवर्नमेंट की, और हम मुतालबा करते हैं अमेरिका से, ऑन रिकॉर्ड मुतालबा करती है तहरीक इंसाफ कि ये जो पाबंदियां हैं ये ना लगाई जाए, इनको खत्म किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ी हुई है। असल जो चीज है, जो इन्होंने फिर मेरी बात के जवाब में कहा कि जी इमरान खान का कद इतना बड़ा नहीं है, अगर इमरान खान का कद इतना बड़ा ना होता तो आज DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिस्कस कर रहा ना होता। 1.5 साल से तो उसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बंद करके रखा हुआ है ना। इनकी क्या जरूरत और औकात है नून लीग और पीपल पार्टी के इमरान खान को बंद करे, उस पर झूठे केसेस बनाए, उसको 35 साल की सजा दे, उसके पार्टी को बैन करे, उससे निशान छीन ले। असल बात है जो जिस चीज से फोकस हटाने की कोशिश की जा रही है, जो जिसकी तरफ संदेला साहब ने भी जिक्र किया था कि कत्लेआम हुआ या नहीं हुआ, 268 का नहीं हुआ भाई, 12-13 बल्कि अब हो गया। मलिक अदरीस शहीद भी जो है वो भी उसका भी एक जख्मी शहीद हो गया। तो क्या 13 लोगों को आप थोड़ा समझते हैं संदेला साहब? और खुदा का खौफ करें, आप इधर कह रहे हैं 2 लोगों। लेकिन आमिर मुगल साहब, DGISPR ने गुफ्तगू में ये भी कहा है कि 9 मई के जो हैंडलर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, वो भी इंसाफ के कटहरे में आएंगे। तो क्या ये लिंक नहीं करता बानी चेयरमैन से? आप बता दीजिएगा। बिल्कुल सुने, सबसे पहले तो मैं DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तहरीक इंसाफ को मुलायन किया गया उसकी मजम्मत करता हूँ। उनका कोई काम नहीं है सियासत में, वो अपना काम करे, जो उनका मैंडेट है, जिसके लिए इदारा बना है, उसका काम है बॉर्डर पे मुल्की और कौमी सलामती को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। इंतशारी कौन है, 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है? वो है जिसकी उस वक्त हुकूमत थी पंजाब में, उसका नाम है मोहसिन नकवी। वो है जो इस वक्त वज़ीर दाखिला था, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। वो है जो उस वक्त वज़ीर आज़म था, उसका नाम है शहबाज शरीफ। वो था जो उस वक्त पंजाब का IG था, जिसका नाम है डॉक्टर उस्मान अनवर। फिर आप बहस को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब हम कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब आप पहले ही तरीके से 26 नवंबर के बाद काफी मुलाकात हुई, वज़ीर दाखिला से ही बात की जाए तो उनसे कोई बातचीत नहीं की अली अमीन गंडापुर ने कि गोली क्यों चलाई गई? इनसे पूछ लेते, मोहसिन नकवी से पर्सनल एक्टिविटी में पूछ लेते, गुफ्तगू करते पूछ लेते। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर मुलाकातें क्यों हो रही हैं? और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है उसको क्लोज डाउन करने के लिए भी तो मुलाकातें हुई, तब क्यों नहीं बात की गई इस बारे में? साहब देखें हम बातचीत को रास्ता दे रहे हैं ना, मुज़ाकरात को रास्ता दे रहे हैं। हमारा तो मरकजी मुल्ज़म है मोहसिन नकवी। हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो नौजवानों पे गोलियां बरसाई गई हैं, हम तो यही तो हमारा सवाल है कि गोली क्यों चलाई? हमारे जो संदेला साहब ने कहा इनके पास असला था, वो भाई को असले की वीडियो भी दिखा दें। चले असला हमारे पास था, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं शहीद हुआ गोली से? कोई रेंजर्स वाला क्यों नहीं शहीद हुआ गोली से? रेंजर वाले शहीद हुए ना, 3 रेंजर शहीद हुए। जो 3 रेंजर्स के नौजवान शहीद हुए हैं, वो रेंजर्स की अपनी गाड़ी के नीचे आके शहीद हुए हैं भाई। वो तरीके साहब ने गोली नहीं मारी उनको, वो रेंजर्स की पुलिस वाला भी शहीद हुआ है जी। इस्लामाबाद में पुलिस वाला भी शहीद हुआ है। परवेज साहब जी बताइएगा। इस्लामाबाद में कोई पुलिस वाला शहीद नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ
इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को जो एक पुलिस वाला इनकी अपनी शेलिंग से फौत हुआ है, उसके बेटे का वीडियो बयान मौजूद है। वो 4 अक्टूबर का वाकया है। उसकी झूठी FIR 302 की मेरे ऊपर दी हुई है कि आमिर मुगल ने उसको मारा है। को खुदा का खौफ करें संदेला साहब, वो अपनी मौत मरा है, उसके बेटे का वीडियो बयान मौजूद है कि वो मेरा बाप जो है वो शेलिंग से फौत हुआ है। और मेरे पास जो उस वक्त का आमिर साहब वक्त की कमी है, परवेज सुंदेला साहब का भी इसमें मौक़िफ़ ले लेते हैं। परवेज साहब बताइएगा। संदेला साहब को बता दूं, संदेला साहब इन्होंने रात 3 बजे का वकूआ बनाया है कि 3 बजे उसको आमिर मुगल ने मारा है, और मैं 3 बजे ब्लू एरिया काफिस में मौजूद था, मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है। तो इसलिए संदेला साहब खुदा का खौफ करें, उधर अपनी मौत से मरता है तहरीक इंसाफ पे पर्चा, उधर रेंजर्स वाले अपनी गाड़ी के नीचे आके शहीद होते हैं, तहरीक इंसाफ पे पर्चा। तो इस तरह मुल्क आगे नहीं चल सकता। कितने पर्चे देंगे हमारे ऊपर, दे लें और पर्चे दे लें, इस तरह मुल्क वाकई आगे नहीं चल सकता है। परवेज सुंदेला साहब वक्त की कमी है, अपना क्लोजिंग कमेंट दी गया कि मुल्क कैसे आगे चलेगा। मुज़ाकरात की टेबल पर अगर बैठते हैं तो मुतालबात कौन से रखे जाएं जिनको तस्लीम किया जा सकता है। 26 नवंबर हो या फिर 9 मई हो, तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाने के हवाले से नून लीग भी बात कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात कर रही है। तो मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने पर वो कौन सा मौक़िफ़ होगा, वो कौन से मुतालिबात होंगी जिनको हुकूमत तस्लीम कर लेगी और विन विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, हर वो मुतालबा जो अपोजिशन का जायज होगा, मानने वाला होगा, वो जरूर माना जाना चाहिए। देखिए, मुल्क ऐसे ही आगे चलता है ना, और हुकूमत की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है क्योंकि वो उसको लीड कर रही होती है। 10 साल का तो रिकॉर्ड ये है कि ये कभी भी हुकूमत या अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इनको साथ बिठाने में वो कामयाब हो गए हैं। क्योंकि आज तक आपने देखा है कि इमरान खान साहब तो हमेशा बैठने एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाते हैं, वो तो बैठना ही आर्मी चीफ के साथ हैं, वो तो बैठना ही DGI SPR के साथ चाहते हैं, वो DG जो ISI है उनके साथ बैठना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है, और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि अब इमरान खान को समझ आ गई है कि कोई हैंडलर कामयाब उनको बचाने में नहीं होगा, मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, अपना रवैया बेहतर करेंगे, तो इसी में बचत है। और मेरे ख्याल में ये बात इमरान खान को भी समझ आ चुकी है, और उनके जो लीडरान है आमिर भाई के अलावा बाकी तमाम उनको ये बहुत पहले समझ आ चुकी थी, और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे आने वाले। ठीक है, पॉइंट टेकन। परवेज सुंदेला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और आमिर मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बात पर अपना गुफ्तगू और अपना नजरिया पेश कर रहे थे कि मुल्क को आगे लेके जाना है तो इन तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे, और मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए तो मुतालबात वही माने जाएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के हवाले से बेहतर होंगे। आज की शो से फिल वक्त इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।